स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। जनरली दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी की जो मैगजीन्स, जो यूपीएससी में आने के लिए जो मैगजीन्स होती हैं, जैसे योजना एंड कुरुक्षेत्र होगी, ये मेंस में ज़्यादा काम आती हैं। बट आज जो ये वाली मैं योजना यानी कि अगस्त महीने की जो मैं योजना मैगजीन को डिस्कस करने जा रहा हूँ भाई, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मानो चाहे ना मानो, ये जो टॉपिक है ना कि फ्रीडम, इसके अंदर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र किया गया है, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र किया गया है, बहुत सारी पब्लिकेशंस का जिक्र किया गया है। तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल चौंकना मत, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि जनरली हमेशा हम देखते हैं कि योजना एक इशू को कवर करती है और कुरुक्षेत्र भी एक इशू को कवर करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? कुरुक्षेत्र रूरल जो इश्यूज होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो इश्यूज होते हैं, उनको कवर करते हैं। बट यहाँ पर बहुत मतलब इशू से ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंस में आने को आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, पब्लिकेशंस का कैसे कंट्रीब्यूशन रहा, ये सब चीज़ें। लेकिन प्रीलिम्स में फैक्ट भी आ सकते हैं डायरेक्ट, है ना? तो प्लीज़ इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट आज का ये सेशन रहने वाला है। और दोस्तों, हमारा ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसका नाम है प्रतिज्ञा प्लस बैच, आप सभी जानते हैं स्टडी IQ को 10 साल हो चुके हैं और ये आप सभी के कारण हुआ है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना प्यार भी दिया। और स्टडी IQ IAS इसके जो बेनिफिट हैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है, जहां पर हम आपको P2I प्रतिज्ञा बैच, जो फाउंडेशन बैच है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी की जर्नी में, वो आपको हम मात्र 21,500 रुपये में दे रहे हैं, और वो भी 3 साल के लिए, यानी कि 36 महीनों के लिए। तो इसको आप जब डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट हर महीने आपको 600 रुपये का प्राइस पड़ेगा। और इस बैच में ये एक बहुत बेहतरीन बैच है, जहां पर 0 से लेकर एडवांस लेवल तक इसमें पढ़ाया जाएगा। इसमें 18 बुक्स प्लस में स्टेशनरी मटेरियल आपको मिलेगा। इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी। इसमें प्रीलिम्स की, मेंस की टेस्ट सीरीज, इसमें CSAT की क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, सब कुछ इसी बैच में इंक्लूडेड है, हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच में। तो आप देर मत करिए, आज ही एनरोल करिए 21,500 रुपये में मात्र। और आप इसको एनरोल करने के लिए जब जाएंगे, अच्छा, इसका एक और बेनिफिट भाई, कि अगर आप अपना प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो जो आपने 21,500 रुपये पे किए ना, ये पूरा आपको रिफंड हो जाएगा। और आप वीकली 11,000 रुपये भी जीत सकते हैं। हर वीक में क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, टॉप करेंगे तो आपको 11,000 रुपये मिल जाएंगे। अच्छा, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2026 में पेपर देना चाहते हैं, 2027 में पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। वो रेस्पेक्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 2026 वाला बैच आपको मात्र 29,000 में मिल जाएगा। आप खुद सोचिए, उसमें सारी बुक्स, सब कुछ मटेरियल के साथ में। ऐसे ही दोस्तों 2027 वाला बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, जो 35,000 में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी इसको एनरोल कर लीजिए, लेकिन एनरोल करते समय पर आपको एक कोड यूज़ करना होगा, वो है PRT लाइव। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस सेशन की जो PDF है या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर, हर चीज़ की जो PDF है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। प्लीज़ आप किसी फेक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन मत करिए जो आपसे कोई पैसे वगैरह मांगते हो। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और आप इस इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फ्रीडम में कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जिक्र करना। आप सभी ने काला पानी का ज़रूर जिक्र सुना होगा, और हाल फिलहाल में तो बहुत ज़्यादा, जिसको हम सेल्यूलर जेल के नाम से भी जानते हैं। ये एक एविडेंस है रेजिस्टेंस का। ये एक एविडेंस है कि ब्रिटिशर्स किस हद तक जा सकते थे हमारे लोगों को दबाने के लिए। आप सभी को ध्यान ही है 1857 में, जिसको हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस की वॉर भी बोलते हैं, उसके बाद में कहा गया कि जो भारत में लोग हैं जो थोड़ा सा भी अगेंस्ट हैं ब्रिटिशर्स के, उनको क्यों ना ऐसी जगह भेजा जाए जहां से उनका कांटेक्ट मेन लैंड से बिल्कुल ना हो। तो उन्होंने एक जेल बनाई, कहां पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और इसीलिए उसको काला पानी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। मतलब आप कभी जाओगे यहाँ पर तो आपको देख के पता चलेगा कि क्या क्या स्ट्रगल यहाँ पर रहे हैं।
तो सेल्यूलर जेल, जिसको हम काला पानी, ब्लैक वाटर बोला जाता है, और ये अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है। और इसका जो जेल का बनाने का काम शुरू हुआ था 1896 में शुरू हुआ था, और 1906 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में क्या हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था। और जेल क्यों बिल्ड किया गया था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं या जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो ब्रिटिश अथॉरिटी को अपोज कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में है, उनको क्या करना है, पनिश करना है, उनको एग्जाइल में रखना है, उनको दूर लेकर जाना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्यूलर जेल वॉज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1857 सिपॉय म्यूटिनी। जस्ट मैंने आपको बताया, जो 1857 का जो स्ट्रगल था, जो रेजिस्टेंस था, उसके रिएक्शन में ये किया गया था कि यहाँ से जो भी लोग हैं जो डिसेंट कर रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर काला पानी भेज दिया जाएगा। तो सेल्यूलर जेल कहाँ पर लोकेटेड है, पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है। जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार का क्या है, कैपिटल भी है ना, बे ऑफ बंगाल में। और इसको क्यों चूज किया गया, क्योंकि बिल्कुल अलग है, रिमोटेस्ट एरिया है, और नियरली इम्पॉसिबल है कि आप वहां से भाग कर आ सकते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर कैसे बनाया गया, इसकी ना बड़ी एक, अभी आप जाएंगे तो वो आपको क्लियरली नजर नहीं आएगा। एक ना बीच में टावर है, और ऐसे मतलब ऐसे करके क्या किया गया, 7 विंग्स बनाई गई थी। क्या किया गया, 7 विंग्स बनाई गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ऐसे करके विंग्स इसलिए बनाई गई कि सेंट्रल जो टावर है उससे हर विंग के ऊपर में आप नजर रख सके। ठीक है। तो आप ये देखें, इसका डिजाइन इस तरीके से किया है, 7 विंग्स होंगी, और जो एक सेंट्रल वॉच टावर पे कॉन्फ्लुएंस होता है वहां पर मिलते हैं, जो कि एक स्पाइडर वेब की तरह नजर आता है। ये आर्किटेक्चर इसलिए क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर आप ये कोशिश कर रहे थे। एक और चीज, ये बैरक नहीं हुआ, मतलब एक कमरा हुआ करता छोटा सा, मतलब एक में एक ही कैदी है ना, तो आप नहीं चाहते हैं कि कैदी आपस में बात करें, आपस में किसी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, ऊपर नीचे भी नहीं। तो इसलिए क्या किया गया, इसको इस तरीके से बनाया गया कि 2 प्रिजनर्स कुड नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, जिससे उनमें आपस में सॉलिडारिटी ना हो और वो सभी के सभी रिबेलियन की कोशिश करें। तो कंस्ट्रक्शन कब आपका, मैंने आपको जस्ट बताया कि 1906 में कंप्लीट हो गया था, और 1947 में इसको क्या किया गया था, इंडिपेंडेंस जब मिली तब इसको बंद कर दिया गया। इसको मतलब फिर उसके बाद में इसको नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर करके क्या किया गया, इसको लोग देखने जाते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल क्या है, कैसे, उसका सिग्निफिकेंस जानने के लिए। ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशनल ईयर, जब ये काम कर रहा था, तो ये एक सिंबल था इन ह्यूमैनिटी का ऑफ कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स ने किस हद तक अत्याचार किए हैं और वो आगे जाके किस हद तक कर सकते थे, ये आप सेल्यूलर जेल में जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो क्लोजर हुआ वो 1947 के बाद में होता है, और 1969 के अंदर में इसको नेशनल मेमोरियल घोषित कर दिया गया, प्रिजर्व करने के लिए कि हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस दोनों चीज़ें पती रहे। और लोग जब यहाँ पर जाते हैं तो उनको एजुकेट किया जाता है कि किस किस प्रकार की एट्रोसिटीज़ की जाती थी। अब मैं जब ये पढ़ रहा था और जब मैं कंटेंट बना रहा था, या जब मैं पहले भी इसके बारे में डिस्कस करता था, पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी ब्रिटिशर्स के अंदर में ये मतलब कहाँ से है कि वो अभी भी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। वो अभी भी कहते हैं कि भाई साहब हम सबसे बड़े क्या नाम है ह्यूमन राइट्स के आगे लेकर चलने वाले लोग हैं। मुझे समझ नहीं आता। तो आर्किटेक्चर, इट वाज डिजाइंड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट JAH W मैकफर्सन। ठीक है। इसे पेनिसिल्वेनिया सिस्टम या फिर सेपरेट सिस्टम बोला जाता था, जहाँ पर अलग अलग हर किसी के लिए अलग अलग कन्फाइनमेंट एरिया बनाया जाता था, जिससे वो आइसोलेटेड रहें किसी दूसरे पर्सन से, विद नो कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन प्रिजनर्स इन सेम और डिफरेंट विंग। ईच सेल वॉज डिजाइन फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसका आप देखेंगे 4.5 मीटर से लेकर 2.7 मीटर, इतना छोटा सा कमरा। आप साइज देखिए। दे वर इक्विप्ड विद थिक वॉल, और पता है इस तरीके से बनाया गया था कि वहां पर बहुत ही कम लाइट आए और बहुत ही कम एयर आए, जिसके कारण में जो उसमें जेल बंद लोग हैं ना, उनको सफोकेशन होती थी। डिजाइन इस तरीके का कि कम्युनिकेशन ना हो, सॉलिडेरिटी प्रिजनर्स के बीच में ना हो। सेंट्रल वॉच टावर को इस तरीके से बनाया गया था कि एक ही समय पर हर प्रिजन की विंग के ऊपर में नजर रखी जा सके। अलाउ गार्ड्स टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ ऑल प्रिजनर्स। दिस आर्किटेक्चरल फीचर एम्फेसाइज द ऑप्रेसिव नेचर ऑफ जेल, इंस्टिलिंग फियर अमंग इनमेट। अब इसमें कई सारे फ्रीडम फाइटर थे जो सेल्यूलर जेल में रहे। जैसे एक उसमें आप जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो कि एक प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी रहे, पोएट रहे, पॉलिटिशियन रहे, और फ्रीडम
जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनको वीर के नाम से इनकी ब्रेवरी के लिए जाना जाता था। और 1911 में 2 बार लाइफ टर्म के लिए 50 साल के लिए इनको क्या है सेलुलर जेल की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, कि एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और इन्होंने क्योंकि मॉडल मिंटो जी रिफॉर्म आया था ना 1909 में, उसका विरोध किया था। सावरकर को कई बार इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने जो हिंदुत्व वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पॉपुलराइज किया था। ही वॉज इवेंचुअली रिलीज्ड इन 1924। और उसके बाद में जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो सपोर्ट चाहिए था, जो लोगों को मोबिलाइज करना था, उसमें इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया। ऐसे ही आप बटुकेश्वर दत्त जी, आप सभी ने भगत सिंह के साथ में एक पर्सन को ज़रूर देखा होगा जो फ्रीडम फाइटर। तो वो कौन थे? बटुकेश्वर दत्त जी थे, बीके दत्त जिनको बोला जाता था। वो रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने भगत सिंह जी के साथ में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था 1929 में। इनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली थी और सेलुलर जेल में थे पोर्ट ब्लेयर में। दत्त जी का स्वर्गवास होता है कब? 20 जुलाई 1965 में, 54 साल की उम्र में। उसके बाद में देखेंगे फजल ए हक कैराबादी, ये भी आप बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा इनका जो अरेस्ट हुआ था वो 30 जनवरी 1859 को हुआ था। और इसलिए हुआ था कि ये वायलेंस को इंसाइट कर रहे हैं फॉलोइंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। उनको गिल्टी पाया गया कि वो एनकरेज कर रहे हैं मर्डर और वो जिहाद किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी क्या किया गया था? ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा कब्जे में कर ली गई थी। ऐसे ही आप देखेंगे बरिंद्र कुमार घोष जी। आप सभी को अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी याद है? प्रफुल्ल चाकी जी के साथ में, खुदीराम बोस जी के साथ में, जिन्होंने असैसिनेशन प्लान किया था किसका? किंग्स फोर्ट का। खुदीराम बोस जी, प्रफुल्ल चाकी जी, और साथ में कौन थे आपके? बरिंद्र कुमार घोष जी। तो इनको अरेस्ट किया गया था इनके जो ब्रदर थे अरविंदो घोष जी के साथ में। इनिशियली इनको डेथ की सज़ा दी गई थी, फिर उसके बाद में क्या किया गया, इनका जो सज़ा है उसको कम कर दिया गया और इनको रिपोर्ट कर दिया गया सेलुलर जेल में अंडमान में 1909 में। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे सुशील दास गुप्ता। वो आप देखेंगे जो युगांतर दल था ना बंगाल का, उसके अंदर में थे और पुतिया मेल रॉबरी केस के अंदर में इन्वॉल्व थे 1929 में। मेदनापुर जो जेल थी वहां से एस्केप कर गए थे, उनको दोबारा से कैप्चर किया गया, सेल्युलर जेल भेज दिया गया था। हिज कॉमरेड्स जैसे सचिन करदास, दिनेश मजुमदार, उनको भी इम्प्रिजनमेंट यहीं पर मिलता है और बाद में उनको तो जो दिनेश जी थे उनको तो क्या किया था? एग्जीक्यूट कर दिया गया था। 29 दिसंबर 1943 में पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अंडमान एंड निकोबार वॉज ट्रांसफर टू सुभाष चंद्र बोस जी की जो आज़ाद हिंद फौज थी। और बोस जी ने पोर्ट ब्लेयर को विजिट किया। उन्होंने क्या किया? ट्राई कलर फ्लैग को यहाँ पर रेज किया। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद में एक और टॉपिक आता है जम्बू द्वीप प्रोक्लेमेशन। 2 भाई, बहुत बहादुर भाई, जिन्होंने क्लेम किया जम्बू द्वीप प्रोक्लेमेशन। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो जम्बू द्वीप प्रोक्लेमेशन रेफर्स टू द डिक्लेरेशन मेड बाय मारुथु ब्रदर्स इन 1801, जहाँ पर साउथ इंडिया का एक तरीके से रिबेलियन देखने को मिलता है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में। ठीक है, ये प्रोक्लेमेशन क्या था? ये था ये कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में हमें आर्म्स के साथ में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनको क्रिटिसाइज करना है, उनकी जो पॉलिसीज़ है उनका क्रिटिसिज्म है। इंडियन रूलर्स को अर्ज किया कि आप सभी एक साथ आइए और कॉलोनियल जो डोमिनेशन है उसको क्या करना है? हमें ख़त्म करना है। तो जम्बू द्वीप जो वर्ड है दोस्तों, ये एक सिग्निफिकेंट और एंशियंट टर्म है जो आपको हिंदू टेक्स्ट में भी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी और जैन टेक्स्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो ये पूरे के पूरे जो ये लार्ज कॉन्टिनेंट है ना पूरा, इसको रेफर किया जाता था एंटायर वर्ल्ड और मोर स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जम्बू द्वीप यहीं से निकल कर आता है, जिसमें जम्बू ट्री, जिस एक मिथोलॉजिकल जो ट्री है जो ग्रो करता है ऑन दिस लैंड मास, यहाँ से वो नाम निकल कर आता है। ठीक है, तो कॉलोनियल रेजिस्टेंस, तो अगर देखा जाए तो 1801 में मैंने आपको बताया प्रोक्लेमेशन ऑफ जम्बू द्वीप, और ये किसके द्वारा? मारुथु ब्रदर, नाम याद रखिएगा, पेरिया मारुदु और चिन्ना मारुदु। ठीक है, वर डी फैक्टो रूलर्स ऑफ शिवा गंगाई तमिलनाडु के अंदर में। दे मार्क्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट organized effort to resist British colonial rule in India. They were credited with issuing the first proclamation against British atrocities, और कोशिश करी थी लोगों को इकट्ठा करने की।
ठीक है। और आप देखेंगे इवन बिफोर जो आप वेल्लोर म्यूटिनी देखते हैं, सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 देखते हैं, उससे पहले इस चीज़ को शुरू किया गया था। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स भारत में क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वेपनरी को एस्टैब्लिश करना, डिवाइसिव टैक्टिक्स को यूज़ करने लग गए, सारी चीज़ें करने लगे। तो जो नवाब थे आरकोट के, मोहम्मद अली, उन्होंने ब्रिटिशर्स को और डोमिनेंस एक तरीके से उनके हाथ में दे दिया। कैसे? टैक्स कलेक्ट कर सकते हो आप, रूलिंग राइट आपने उनको दे दिया, जिसके कारण में उनकी पावर बढ़ती गई। तो जो मारुथु ब्रदर थे, पेरिया मारुथु जो कि बड़े थे और चिन्ना मारुथु जो कि छोटे थे, वो मक्का पलिनी स्वामी थेवार और जो उनकी वाइफ थी पोनाथा जी का जन्म हुआ। ठीक है, उनके, ठीक है, वहाँ पर है। और वो सर्व करते थे सेकंड किंग ऑफ शिवा गंगाई। ठीक है, वॉरफेयर में ट्रेंड थे, आर्टिलरी में ट्रेंड थे और बहुत क्लोज एड थे किंग के। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, नेगोशिएशंस हो नहीं पाए और किंग को और क्वीन को दोनों को मार दिया रात के समय पे। तो जो मारुथु ब्रदर्स थे, वो जो फर्स्ट क्वीन थी उनके साथ में, जो फर्स्ट क्वीन यानी कि वेदांत चियार जी, उनके साथ में क्या है, नेबरहुड जो किंगडम था विरूपाक्षी, जो कि रूल किया गया गोपाल नायक जी के द्वारा, वहाँ पर चले गए। 7 साल के बाद वो रिटर्न करते हैं और वहाँ पर वेयर पेरिया मारुथु ने चार्ज लिया एज ए कमांडर और चिन्ना मारुथु एज ए चीफ मिनिस्टर, ऐसा करके उन्होंने लिया। द मारुथु ब्रदर्स हैविंग गार्नर्ड सपोर्ट फ्रॉम अदर सदर्न इंडियन किंग्स हु वर आइडियोलॉजिकली अपोज टू ब्रिटिश रूल। और यहाँ से रिबेलियन शुरू होता है ब्रिटिश के अगेंस्ट में 1801 में। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे रेजिस्टेंस की बात करी, यहाँ पर कहा कि ब्रिटिश जो कर रहे हैं, जो इंडियन किंगडम के अगेंस्ट में कर रहे हैं, डिसाइडफुल मीन को अपना रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, गलत है। ठीक है, और द प्रोक्लेमेशन ऑल्सो क्रिटिसाइज द लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन स्टेट्स। इंडियन कास्ट, हर जगह पर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, हर जगह पर हमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, जो एक मेजर कारण है ब्रिटिश हमें डोमिनेट कर पा रहे हैं। दिस प्रोक्लेमेशन वॉज इंस्पायर्ड बाई ऑल इंडिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि पूरे भारत में ब्रिटिश के अगेंस्ट में क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, मारुथु ब्रदर्स डिस्प्लेड द प्रोक्लेमेशन पब्लिकली, जहाँ पर आप देखेंगे श्रीरंगम टेम्पल के वॉल पर भी आया, रॉक फोर्ट पर भी, हर जगह पर ये चीज़ नजर आई। ठीक है, और इसके कारण में मारुथु ब्रदर्स के इस एक्शन के कारण में ब्रिटिशर्स क्या नाम है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उसके बाद में क्या कहते हैं, फुल स्केल मिलिट्री कैंपेन शुरू कर देते हैं। 24 अक्टूबर 1801 में मारुथु ब्रदर्स को और उनके साथ में 500 सपोर्टर को कैप्चर कर लिया जाता और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ब्रिटिश कैरिड आउट दीज एग्जीक्यूशन विदाउट प्रॉपर लीगल प्रोसीजर इन व्हाट राजयन डिस्क्राइब्ड एज अनोमलस एंड इरेगुलर एक्शंस। मैं वही कई बार बोलता हूँ ना कि कितना ज़्यादा, मतलब ये ऐसे एग्जीक्यूशन करने के बाद में ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की ये सभी बात करते हैं। तो आप देखेंगे साउथ के रिबेलियन की, अगर आप देखेंगे साउथ इंडियन रिबेलियन ऑफ 1801 लेड बाय मारुथु ब्रदर्स होल्ड अ यूनिक प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इसे वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड चैलेंज बोला जाता है ब्रिटिश रूल को। द रिबेलियन हाईलाइटेड द पोटेंशियल फॉर कलेक्टिव रेजिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको नाम देखने को मिलेंगे और ये टोटली फैक्चुअल पूरा की पूरी वीडियो रहने वाली है। आप एक एक फैक्ट को क्या करते जाइए, पढ़ते जाइए। तो जैसे सबसे पहला आता है भोगेश्वरी फुकनानी। ठीक है, एक करेजियस फ्रीडम फाइटर रहे, कहाँ से, आसाम से। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जबकि उनका जो बच्चा था वो 8 साल का था। ठीक है, शी प्लेड अ की रोल इन लिबरेटिंग कांग्रेस ऑफिस इन बहरामपुर, आसाम में, ब्रिटिश कंट्रोल से। और शी वॉज शॉट बाय ब्रिटिश पुलिस और 20 दिन के बाद उनका स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद में ये देखेंगे यू तिरोत सिंह। प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन आप इधर उधर कर लीजिएगा, मेरे को एग्जैक्ट नाम को प्रोनाउंसिएट करना नहीं आ रहा, बट मैं मैक्सिमम जो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खासी जो ट्राइब है उसके एक लीडर थे तिरोत सिंह जी, और इन्होंने गुरिल्ला वॉर किसके अगेंस्ट है, ब्रिटिश के अगेंस्ट में उसको लीड किया। और आप देखेंगे इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करना चाहते थे, जो खासी हिल पर रोड बनाने की कोशिश करते थे अपने प्रोमिस को पूरा किए बिना, तो इन्होंने वॉरफेयर लॉन्च किया था। डिस्पाइट बीइंग आउटमैच्ड इन टर्म्स ऑफ वेपनरी, ही फॉट ब्रेवली फॉर 4 years और फिर उनको कैप्चर कर लिया गया और ढाका में कैद कर लिया गया, जहाँ पर उनका स्वर्गवास होता है। उसके बाद देखें शूरवीर पसलथा खोंगफेरा। ठीक है, एक लेजेंडरी फिगर हैं मिजोरम के। पसलथा जी फर्स्ट मिजो लीडर थे जिन्होंने रेजिस्ट किया ब्रिटिश इन्वेजन को 1890 में, प्लीज़ नोट करिएगा। ही फॉट वैलेंटली अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस
इन लुशाई हिल्स, और इनका बैटल में स्वर्गवास हो जाता है। ठीक है, हिज ब्रेवरी रिमेन्स इंस्पिरेशन। ठीक है, वैसे ही भले ही चाहे रिकॉग्नाइज करें, लेकिन उस रीजन में जब आप जाते हैं तो इनकी बहादुरी के किस्से हमेशा सुनने को मिलते हैं। रानी गैडी नुलुई, ये प्लीज नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, कल पिछले साल भी न्यूज में था। प्रोमिनेंट फीमेल लीडर है नागा कम्युनिटी की, और इन्होंने मूवमेंट शुरू किया कब, जब वो सिर्फ 16 साल के थे। उनको कैप्चर कर लिया गया और उनको उम्र कैद की सजा दी गई। बाद में भारत की आज़ादी के बाद में उनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, और वो लगातार लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती रहती है, और बाद में उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया जाता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ऐसे ही देखेंगे कनक लता बरौह जी, ये 17 साल की उम्र में फ्रीडम फाइटर, आसाम से। कनक लता जी शॉट डेड बाय ब्रिटिश पुलिस वाइल अटेम्प्टिंग टू होइस्ट नेशनल फ्लैग एट पुलिस स्टेशन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर में आप देखिए नेशनल फ्लैग फहराते समय पुलिस स्टेशन पे, वहाँ पर इनको क्या किया गया था, गोली मार दी गई थी। ऐसे आप देखेंगे मोजे रिबा, ये अरुणाचल प्रदेश के फ्रीडम फाइटर। रिबा वॉज द फर्स्ट पर्सन टू होइस्ट इंडियन ट्राई कलर इन दीपा विलेज 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड फॉर हिज मूवमेंट इन क्विट इंडिया मूवमेंट एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट एडवोकेटिंग इंडिपेंडेंस। ऐसे आप देखेंगे गोमधर कंवर जी, ये भी आसाम के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इनका। 1915 में इनका जन्म हुआ और बहुत एक्टिव थे फ्रीडम मूवमेंट में 1940s में। ही वॉज मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन मोबिलाइजिंग यूथ अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। कंवर इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज ब्रेवरी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद में देखा जाए मुंगरी जी, तो फर्स्ट वुमेन मार्टियर, शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल मार्टियर इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। एंड जब वो अर्लियर 20th सेंचुरी थी तब उनका एक्टिविज्म शुरू होता है, वेयर शी पार्टिसिपेटेड इन वेरियस प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन। ठीक है, मुंगरी जी का अल्टीमेट सेक्रीफाइस आता है जब वो ऑपरेसिव पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट में काम कर रही थी। ऐसे आप देखेंगे, अब कुछ ना मैस्केयर देखते हैं, अनटोल्ड स्टोरीज देखते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के समय पर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। तो एक है धिकुई जुली मैस्केयर जो 1942 में होता है, और आसाम की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजिक चैप्टर है ये, जहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस ने ओपन फायर किया था ऑन अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स पे। तो अगर आप देखेंगे जिनके जो जान जाती है उसमें यंग बॉय हु बिकेम नोन एज इंडियाज यंगेस्ट मार्टियर, हिज नेम रिमेन्स इट्स्ड इन हिस्ट्री। आप देखेंगे तो यहाँ पर इवेंट होते रहते हैं, मेमोरियल यहाँ पर है। ऐसे आप देखेंगे बॉम पिंगफो ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ही वॉज की फिगर इन फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल था कि जो लोकल ट्राइब थी ना उनको इकट्ठा करना एंटी कॉलोनियल एजिटेशन के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स एम्ड एट प्रिजर्विंग हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। थंगल जनरल ऑफ मणिपुर, इनको थंगल सरदार भी बोला जाता था, और मणिपुरी रेजिस्टेंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्या थे। और एक और देखेंगे आप, जो फर्स्ट एंग्लो मणिपुर वॉर थी 1891 में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ही लेड गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट colonial forces and became a symbol of resistance for मणिपुरी people। मणिपुर वैसे भी न्यूज़ में तो आपको पता होना चाहिए। खा फान, ठीक है, नोंग लाइट ऑफ मेघालय, शी वॉज द सिग्निफिकेंट फिगर इन मेघालय फ्रीडम मूवमेंट। शी लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, वॉज नोन फॉर हर फियरलेस स्पिरिट। तो ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए। ऐसे आप देखेंगे रोपू लियानी फ्रॉम मिजोरम, नोटेबल फ्रीडम फाइटर रहे मिजोरम से, और एंटी कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में, और अब लोकल लोगों को अवेयर करना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लोगों को अवेयर करना, सारी की सारी चीज़ें हैं। सचिंद्र लाल सिंह फ्रॉम त्रिपुरा, वो इन्फ्लुएंशियल लीडर थे त्रिपुरा के, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया फ्रीडम स्ट्रगल में। ही प्लेड वाइटल रोल इन मोबिलाइजिंग मासेज अगेंस्ट ब्रिटिश, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनको एक्नॉलेज किया। अब आती है कुछ इंडियन लैंग्वेजेस का कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में। तो लिटरेचर ने तो बहुत इंपॉर्टेंट सर्व किया ही है, क्योंकि आप ये देखेंगे लिटरेचर ने क्या किया, लोगों को अवेयर किया, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ पढ़ा गया, उसने ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्या किया अवेयर भी किया। तो लिटरेचर ने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे उस समय पर देखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, हरीश चंद्र जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बहुत सब लोगों ने लिखा। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा ना सिर्फ लिखना, क्या क्या लिखा, कैसे कैसे लिखा, वो देखेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन करना शुरू किया, आपको ध्यान है
प्लासी की वॉर 1757 से, फिर बक्सर 1764, ठीक है। फिर फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस की कब होती है, 1857 में होती है। टर्निंग पॉइंट रहा जहाँ पर उसके बाद में बहुत सारे रिवॉल्ट शुरू होते हैं, ठीक है। और आप सभी को ध्यान है कि लोग फिर लिखना शुरू करते हैं, लोगों को अवेयर होना शुरू होते हैं। तो फर्स्ट क्या नाम है प्रिंटिंग प्रेस भारत के अंदर में कब आती है, गोवा के अंदर में 1576 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया फर्स्ट इट्स स्टैब्लिश इन गोवा। बोस ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया जो नेशनलिस्ट आइडिया हैं उनको दूर दूर तक पहुंचाने में। अभी तो आप सोशल मीडिया देखते हो, टपाक से मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे चला गया सब कुछ। उस समय पर तो ये लिखी हुई चीज़ें, न्यूज़पेपर, यही बहुत इंपॉर्टेंट काम करते थे। तो फर्स्ट इंडियन जो न्यूज़पेपर था कौन सा था, बंगाल गैजेट, जो 1780 में, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूथ को एजुकेट करने में। ऐसे आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने केसरी न्यूज़पेपर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में। इसके कारण में उनको जेल तक हुई, है ना। ऐसे ही देखेंगे आप कि लोकल प्रेस ना डेवलप हो तो इसके लिए वर्नाकुलर लिटरेचर को रोकने के लिए एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आता है 1878 में, जिसका मेन ऑब्जेक्ट था जो डिसेंट है उसको कैसे सप्रेस किया जाए। लेकिन इस एक्ट को बाद में रिपील कर दिया गया 1881 के अंदर में। राजा राम मोहन रॉय जी ने नेशनल प्रेस को इस्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने संवाद कुमुदी ये लिखा बंगाली के अंदर में। ऐसे आप देखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, उनकी जो नोवेल थी आनंद मठ 1882 में, वो जो सन्यासी रेबेलियन था ना उसके बैकड्रॉप में था, ठीक है। आइकॉनिक सॉन्ग जो वंदे भारत, ठीक है। एक और देखेंगे रानी चौधरानी, या जिसको हम देवी चौधरानी भी बोलते हैं, ये इंस्पायर्ड वुमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, known as father of modern Hindi literature. He sowed the seed of Hindi nationalism. काफ़ी सारी पोयम, सारी चीज़ें। ऐसे ही आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी, नोबल ल्यूरेट, उनको नोबेल प्राइज़ जो मिला। तो टैगोर जी का आप देखेंगे एक नोवेल लिखी है उन्होंने, गोरा घरे बैरे, ये भी आप नाम नोट कर लो भाई, आ सकते हैं क्वेश्चन। उन्होंने कंपोज किया जनगण मन को भी, ठीक है, जो नेशनल एंथम बनता है। बाल गंगाधर तिलक जी के दो न्यूज़पेपर, एक मराठा कह रहा हूँ, एक महारत्ता और एक केसरी, ये प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिएगा, ये तो आता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे रेवोल्यूशनरी लिटरेचर भी रहे, जैसे अनुशीलन समिति थी, वो भी, जैसे विनायक दामोदर सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909, उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नेशनल अटेंशन, ये सारी चीज़ें। इंडियन डायस्पोरा ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे हिंदुस्तान गदर एंड सर्कुलर ए आज़ादी, ये भी एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट अब्रॉड हमें देखने को मिलता है, बाहर विदेशों में, ठीक है। सोशल कमेंट्री भी थी उस समय पर लिटरेचर के थ्रू, जैसे देखिए मुल्क राज आनंद के जो अनटचेबल था 1935 में। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो थी पत्थर दाबी, ये क्या दर्शाता था उस समय, जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की जो नीड है वो दर्शाता था उस समय। महात्मा गांधी जी ने तो हिंद स्वराज 1938 में, उसमें भी सेल्फ रूल, मॉरल इंटीग्रिटी, इन सब की क्या करी थी, उन्होंने बात करी थी। तो लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब बंगाल के अंदर में जो यंग मूवमेंट थे ना, यूथ वाले मूवमेंट थे, उसने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में। खासतौर पे 1905 से लेकर 1930 में देखा जाए तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ही एक तरीके से ब्रेवरी देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे यंग यूथ पॉपुलेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो एक यंग बंगाल मूवमेंट शुरू होती है जो हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो के द्वारा, ठीक है, जहाँ पर लिबर्टी के आइडिया, सेल्फ रूल, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बंगाल में फैलना शुरू होते हैं। आप सभी को पता है बंगाल का पार्टीशन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है, और इस डिसीजन के अगेंस्ट में यूथ बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली क्या है परेशान होते हैं, और वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। और पार्टिसिपेशन जो होता है किसका, हर एक तबके से उसमें हमें देखने को मिलता है। और जो पार्टीशन किया गया था वो क्यों किया गया था, क्योंकि वो जो इंडिजिनस जो कल्चरल आइडेंटिटी है बंगाली कम्युनिटी की, उसको सप्रेस करना चाहते थे। जो यूथ डेरोजियंस जिनको कहा जाता था, उन्होंने मॉन्यूमेंटल रोल प्ले किया, ठीक है। आप देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट 1905 में ट्रिगर्ड बाय पार्टीशन, वहां पर बहुत टर्निंग पॉइंट रहा इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में। फॉर द फर्स्ट टाइम वाइड स्प्रेड पब्लिक प्रोटेस्ट इरप्ट होते हैं ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, जिसमें यूथ फ्रंट नंबर पे थे, फ्रंट में थे। तो स्वदेशी मूवमेंट का मेन एम क्या था कि काउंटर करना है इस जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स करी गई है किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा।
प्लस में इंडियंस बॉयकॉट करें ब्रिटिश गुड्स को, इंडिजिनस जो देशी प्रोडक्ट हैं उनको क्या करा जाए, प्रमोट किया जाए, मासेस को मोटिवेट किया जाए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात की जाए। ठीक है, तो अगर आप कुछ लीडर्स देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में, बंगाल की मूवमेंट में, तो एक राजा राम मोहन रॉय जी देखेंगे, जिनको फादर ऑफ इंडियन रेजिनेसेंस भी बोला जाता है। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट के समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो इनका आप देखेंगे एबोलिशन ऑफ सती, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने पुश किया। जैसे आप देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, वो एजुकेटर भी रहे, सोशल रिफॉर्मर भी रहे, और वुमेन एजुकेशन के लिए और प्लस में चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बहुत काम किया। ऐसे आप देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, अभी जस्ट हमने डिस्कस भी किया, राइटर एंड पोएट थे, आनंद मठ, वंदे मातरम, ठीक है, ये भी चीज़ आप देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, तो इंडियन नेशनल आर्मी और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान में गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, पोएट, फिलोसोफर एंड नोबल ल्यूरेट, आप देखेंगे जनगण मन लिखना। अरविंदो घोष जी, अरविंदो घोष ना सिर्फ रिवोल्यूशनरी लीडर थे बल्कि आप देखेंगे स्पिरिचुअल थिंकर भी थे, ये भी आप देखेंगे। तो कंक्लूजन अगर आप देखें, द यंग बंगाल ड्रिवन फॉरवेरेंट एंड डिज़ायर फॉर फ्रीडम, यानी कि एक बहुत ही मजबूत इरादे से डिज़ायर था और उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये अगस्त महीने की ये जो मैगजीन है इसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के फैक्ट आपको फ्रीडम स्ट्रगल से मिलेंगे। तो दोस्तों, ये प्रतिज्ञा प्लस बैच ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, आप देर मत करिए, 21,500 रुपये में इसमें एनरोल करिए PRT लाइव कोड यूज़ करके। और थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।